हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन गॉस केमिस्ट्री क्लासेस। बेटा आज का हमारा टॉपिक है पॉलीमर। ठीक है, यूनिट 15 पॉलीमर के बारे में बात करेंगे बेटा आज हम लोग। आइए कुछ पॉइंट हैं हम लोग क्लियर करते हैं। जो हमारा जो पॉलीमर है वो हमारा जो पॉलीमर जो होता है वो हमारी बैकबोन होती है चार मुख्य इंडस्ट्री की। ठीक है बेटा, कौन कौन सी इंडस्ट्री हमारी जो हैं, ये हमारी कौन कौन सी इंडस्ट्री, जैसे कि हमारी अगर प्लास्टिक इंडस्ट्री की अगर बात किया जाए, इलास्टिक इंडस्ट्री की बात किया जाए, फाइबर इंडस्ट्री की बात किया जाए, पेंट एंड वर्निसेस की अगर बात किया जाए, तो ये चार मुख्य इंडस्ट्रीज़ हैं जिसका बैकबोन होता है कौन, पॉलीमर बेटा। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये जो हमारा पॉलीमर है वो हमारा जो होता है वो बैकबोन होगा। ठीक है, फोर मेजर इंडस्ट्री कौन कौन सी, प्लास्टिक, इलास्टिक और फाइबर और पेंट एंड वर्निसेस की बात कर सकते हैं बेटा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बात करते हैं। ठीक है, अगर हम इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो जो पॉलीमर होता है वो हमारा ग्रीक वर्ड से क्वाइंड किया जाता है बेटा। पॉलीमर को इज क्वाइंड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। पॉली का मतलब बेटा हमारा क्या होता है, मेनी। ठीक है, पॉली का मतलब बेटा हमारा क्या होता है, मेनी होता है बेटा। और मर का मतलब होता है बेटा क्या, यूनिट। ठीक है, तो कई सारी यूनिट आपस में मिल करके क्या बनाती हैं बेटा, पॉलीमर का फॉर्मेशन होती है, जो कि हम ग्रीक वर्ड से हम लिए हैं बेटा क्या, पॉलीमर। ठीक, द टर्म पॉलीमर इज डिफाइंड एज वेरी लार्ज मॉलिक्यूल। बेटा क्या होता है, इसमें पॉलीमर में बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट मिल करके वेरी लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करती हैं। लेकिन एक शर्त ये है बेटा कि जो लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रही हैं उसकी मॉलिक्यूलर मास जो होना चाहिए वो 10⁻³ से लेकर के 10⁻7 AMU होना लाजमी है। अगर इतना मॉलिक्यूलर मास हो रहा है तभी हम उसको पॉलीमर बोल सकते हैं, अदरवाइज हम उसको पॉलीमर टर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक, आगे हम बात करते हैं, दीज आर आल्सो रिफर्ड टू एज माइक्रो मॉलिक्यूल। बेटा ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, जैसा कि अभी हमने बात भी किया कि बहुत सारे क्या कहते हैं मोनोमर हमारे मिल करके वेरी लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। इस वजह से एक टर्म हम इसका इस्तेमाल और भी कर सकते हैं, इनको हम क्या बोल सकते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल भी टर्म दे सकते हैं बेटा, माइक्रो मॉलिक्यूल टर्म दे सकते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे, अगर हम बात करें बेटा तो ये जो हमारे पॉलीमर की जो स्ट्रक्चरल जो यूनिट होती है जिसे हम मर बोले थे, वो स्ट्रक्चरल यूनिट जो होती हैं वो आपस में कौन से बॉन्ड के द्वारा बने होते हैं बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा आपस में लिंकअप होते हैं। कहना ये चाह रहा है बेटा कि जो हमारे मोनोमर होते हैं वो उनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट भी बोल सकते हैं। स्ट्रक्चरल यूनिट होगी हमारी। ठीक है, और वो स्ट्रक्चरल यूनिट जो होती हैं वो आपस में क्या होंगे बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा लिंक होकर के क्या करेंगे, बड़े बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, और जो ये हमारी स्ट्रक्चरल यूनिट होती है इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है बेटा, बहुत ही ज़्यादा होती है बेटा। ठीक है, और अगर हम बात करें तो इसी प्रोसेस को हम क्या नाम दे सकते हैं, पॉलीमराइजेशन। दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर फ्रॉम रिस्पेक्टिव मोनोमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। कहना ये चाह रहा है बेटा कि अगर हम ये कहें कि हमारे किसी भी रिस्पेक्टिव यूनिट से, ठीक है, रिस्पेक्टिव मोनोमर से बहुत सारे मोनोमर मिल करके अगर हमारा कोवैलेंट बॉन्ड बना करके बेटा क्या पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं, पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं, तो हम इस प्रोसेस को क्या क्या बेटा, इस प्रोसेस को हम क्या टर्म दे सकते हैं, पॉलीमराइजेशन। लिखा हुआ है बेटा, दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर का फॉर्मेशन फ्रॉम रिस्पेक्टिव मोनोमर, पार्टिकुलर रिस्पेक्टिव मोनोमर, कई सारे मोनोमर आपस में मिल करके क्या करते हैं बेटा, पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं बेटा क्या, पॉलीमराइजेशन। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे मोनोमर आपस में, ठीक है बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा लिंकअप होकर के बड़े बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करें, और उस मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास हो कितना हो बेटा, 10⁻³ से लेकर 10⁻7 AMU होना चाहिए, उसको हम क्या बोल सकते हैं, पॉलीमर टर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा, आगे हम बात करने जा रहे हैं। आइए
आगे हम लोग बात करते हैं। अब इसकी ये एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो पॉलीमर बनता कैसे है बेटा, तो पॉलीमर के बनने की अगर हम बात करें, जैसे कि हमारा ये ईथीन है, आप देख सकते हैं ईथीन में क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है बेटा, ठीक। ये हमारा N पहले लिखा हुआ है, N पहले लिखने का मतलब ये हुआ कि ये ईथीन, अब हमारा ये कौन है बेटा, ये हमारा कौन है, मोनोमर है। ये हमारा कौन है बेटा, मोनोमर है, ठीक है, मोनोमर है, ठीक है। अगर ये मोनोमर है तो अब मोनोमर हम पहचानेंगे कैसे, ठीक है बेटा। अगर किसी भी जो भी मॉलिक्यूल दिया गया है उस मॉलिक्यूल के आगे अगर हमारा, ठीक है बेटा, N वर्ड लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है बेटा, N, ठीक है। अगर N लगा हुआ है तो N से ये समझ में आ जाना चाहिए कि N का मतलब यही होता है कि अगर हम बात करें बेटा तो ये N अगर पहले लगा है तो इसका मतलब ये कौन है, मोनोमर है, ठीक। अगर इसके हम बात करें तो ये हमारा जो बॉन्ड है ये एक बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये हमारा एक बॉन्ड ब्रेक होने के बाद दो हमारे क्या कहते हैं, बैलेंसी फ्री हो जाएगी कार्बन की, और एक CH2 दूसरे वाले यूनिट से जुड़ेगा, दूसरा CH2 दूसरे वाले यूनिट से मिलेगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा, ये लिखा हुआ है रिपीटेटिंग यूनिट, ठीक है। रिपीटेटिंग यूनिट का मतलब ये हुआ कि ये जब हमारा पॉलीमर बनता है तो क्या चीज़ रिपीट होती है, तो वो रिपीट यूनिट कौन है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये दो बॉन्ड ये बने हुए, इससे ये पता चल रहा है दोनों तरफ कि ये बहुत सारे CH2 आपस में मिल क्या हुए हैं बेटा, लिंकअप हुए हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर यही छोटा जो N लिखा है वो पहले लिखा है तब तो, और सिंगल बॉन्ड है बीच में, तब तो ये रिपीटेटिंग यूनिट है, ठीक। ध्यान दीजिएगा मेरा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर यहीं पर जहाँ पर CH2 और ये डबल बॉन्ड जो कि अभी हमने दिखाया आपको, ये जो डबल बॉन्ड लगा था, ये डबल बॉन्ड अगर लगा हो और ये N पहले से लगा हो, तब उसको हम क्या देंगे बेटा, मोनोमर। तो ध्यान दीजिएगा, मोनोमर हम उसको देंगे। मोनोमर टर्म कब इस्तेमाल करेंगे, जब हमारा ईथीन के केस में मैं बात कर रहा हूँ बेटा, डबल बॉन्ड भी हो और N पहले हो, तब तो वो ईथीन है और ये क्या है बेटा, मोनोमर है, ठीक। लेकिन अगर हमसे ये कहा जाए रिपीटेटिंग यूनिट क्या है, तो रिपीटेटिंग यूनिट में क्या हुआ होगा बेटा, पॉलीमराइजेशन हुआ, और पॉलीमराइजेशन होने के बाद ये बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ है और CH2 का फॉर्मेशन हुआ। ये N ब्रेकेट के पहले लिखा है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, अब ये रिपीटेटिंग यूनिट हो गई। लेकिन यही N जो पहले लिखा है, जिस N की हम बात कर रहे हैं, इस N की बात कर रहे हैं, यही N अगर हमारा बाद में लग गया बेटा, तो अब ये N बाद में लगने का मतलब ये हुआ कि अब ये हमारा कौन क्या बन गया है, पॉलीमर बन चुका है बेटा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमसे कहा जाए कि पॉलीमर क्या कहते हैं, अगर हमसे कहा जाए कि ये पॉलीमर है कि मोनोमर है, तो आप कैसे पहचानोगे बेटा, आप इस तरीके से पहचानोगे कि अगर हमारा N ब्रैकेट के बाहर लगा है तब तो ये हमारा कौन है बेटा, पॉलीमर है। और अगर पॉलीमर के जैसा ही है और N पहले लगा है, तब इसका मतलब ये कौन है बेटा, रिपीटेटिंग यूनिट है, ठीक है। और अगर हमारा बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है और N पहले लिखा है, तो इसका मतलब ये कौन है बेटा, ये हमारा कौन है, मोनोमर है, ठीक है। ये कौन है, हमारा मोनोमर है, ठीक है। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं, जैसा कि हमने किसके, पॉलीथीन के केस में बताया बेटा, ठीक है। पॉलीथीन के केस में मैंने कैसे बताया बेटा, ईथीन हमारा हुआ, पॉलीमराइजेशन हुआ, और रिपीटेटिंग यूनिट के बाद क्या बना, पॉलीथीन पॉलीमर का फॉर्मेशन हुआ। जो N की बात मैंने बताई उसको बहुत बार अभी आएगा बेटा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दूसरा केस का हम बात करते हैं, दूसरा हमारे पॉलीमर का अगर बात किया जाए, एक तो पॉलीथीन का मैंने एग्जाम्पल दिया, ठीक है। अब मैं नायलॉन 6 का एग्जाम्पल देता हूँ बेटा। नायलॉन 6 में अगर आप देखें तो नायलॉन 6 जो होता है उसका जो बेटा मोनोमर होता है वो क्या होता है, हेक्सामेथाइलिन और डायामीन, ठीक है। ये हमारा क्या है, हेक्सामेथाइलिन डायामीन, ठीक है। हेक्सामेथाइलिन डायामीन, हेक्सा 6 मेथाइलिन CH2, NH2 CH2 का होल 6 NH2 है बेटा, ठीक है। और यहाँ पर भी आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर भी हमारा ये N जो है पहले लगा हुआ है। अगर ये स्मॉल N जो लगा हुआ पहले लगा हुआ है, इसका मतलब ये हेक्सामेथाइलिन डायमीन ये पॉलीमर नहीं है बेटा, ये कौन है, मोनोमर है। हेक्सामेथाइलिन डायमीन का N मॉलिक्यूल और एडिपिक एसिड का N मॉलिक्यूल हमारा जो हुआ वो आपस में क्या हुआ बेटा, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हुआ है। और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के बाद हमारा क्या हुआ है, आप यहाँ पर देखेंगे
NH CH2 का होल 6 NH C डबल बॉन्ड O CH2 का होल 4 C डबल बॉन्ड O की बाहर लगा हुआ है बेटा N। ठीक है, इसका मतलब ये भी हमारा कौन है बेटा, नायलॉन 6 क्या है, पॉलीमर है। ठीक है, ये कैसे हुआ होगा अभी मैं फिलहाल आगे बात करता हूँ, लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं। एडिपिक एसिड का OH ग्रुप और हमारा ये क्या कहते हैं NH2 का H आपस में क्या हुआ बेटा, यहाँ से रिमूव हुआ होगा, और रिमूव होने के बाद यहाँ पर क्या हुआ होगा, वाटर का एलिमिनेशन हुआ होगा। ठीक है, वाटर का एलिमिनेशन हुआ होगा, और वाटर के एलिमिनेशन के बाद हमारा क्या हुआ, इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं हेक्सामेथाइलिन का H यहाँ से रिमूव हुआ होगा, और जो कि यहाँ पर CH2 का होल 6 आया, फिर NH, फिर बीच में यहाँ से COOH एडिपिक एसिड के एसिडिक ग्रुप का OH ग्रुप, और हेक्सामेथाइलिन डाइमीन के NH2 का एक H यहाँ से रिमूव हुआ, रिमूव होने के बाद हमारा क्या बना बेटा, NH C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप बन रहा है बेटा। आप देखेंगे थोड़ा सा, ये NH C डबल बॉन्ड O ग्रुप, ठीक है, एमाइड ग्रुप होता है फिलहाल ये। तो NH CH2 का होल 6 NH C डबल बॉन्ड O CH2 का होल 4 C डबल बॉन्ड O। अच्छा, इसको याद करने के लिए बेटा कैसे याद करोगे, अगर मैं कहूँ नायलॉन 6 की बात किया जाए तो आप देखो CH2 का होल 6 है, तो यहाँ पर कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। और यहाँ पर अगर देखा जाए दूसरी यूनिट की अगर बात किया जाए तो C डबल बॉन्ड O एक, ये CH2 का होल 4, 4 कार्बन इधर हुए, 2 कार्बन इधर, यहाँ पर भी हमारा क्या हुआ, 6 कार्बन हुए, 6 कार्बन हुए। तो इससे हम याद कर सकते हैं कि नायलॉन 6 का स्ट्रक्चर कौन है। ठीक है, और ये किससे मिलकर के बना हुआ है, ये बात आपको पता चल जाना चाहिए। हेक्सामेथाइलिन डायमीन नाम से ही पता चल रहा है, और एडिपिक एसिड के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा बेटा, नायलॉन 6 का फॉर्मेशन होगा। ठीक, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की बात करने जा रहे हैं बेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर के बारे में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल जो भी मैंने अभी बताया आपको, पॉलीथीन और नायलॉन 6 ये अभी जस्ट आगे आने वाला है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम बीच में बता चुके सारी चीज़ें। अब पॉलीमर समझ में आ गया होगा बेटा। अब हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर की बात करेंगे। ठीक है, बहुत सारे पॉलीमर की क्लासिफिकेशन के स्पेशल कॉन्सिडरेशन को लेते हुए, अलग अलग कॉन्सिडरेशन को लेते हुए हम पॉलीमर को कई तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। जैसा कि सबसे पहले हमारा कॉन्सिडरेशन बेटा ये है कि अगर हम इस तरीके से बात करें, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्सेज। ठीक है बेटा, अगर मैं सोर्स के आधार पर अगर मैं देखूं तो सोर्स के आधार पर अगर मैं देखूं तो हम किस तरीके से हम पॉलीमर को क्लासीफाई कर सकते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं। करें अंडर दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन देयर आर 3 सब कैटेगरीज। ठीक है बेटा, यहाँ पर 3 सब कैटेगरीज हैं। ठीक है, सबसे पहले की अगर बात किया जाए तो हमारा ये कौन सा वाला है, नेचुरल पॉलीमर। ठीक है बेटा, अगर मैं नेचुरल पॉलीमर की अगर मैं बात करूँ तो नेचुरल पॉलीमर में सबसे पहले हम नेचुरल पॉलीमर की बात करेंगे। ठीक है, दूसरा पॉलीमराइजेशन बेटा हमारा कौन है, सॉरी क्लासिफिकेशन सेमी सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं बेटा। और अगर हम बात करें तो, और तीसरे की अगर बात किया जाए तो सिंथेटिक पॉलीमर की बात करेंगे। ठीक है, सोर्स के आधार पर, अगर हम बेटा सोर्स के आधार पर अगर हम देखें, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्सेज के आधार पर अगर देखें तो पॉलीमर को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। हम बात कर सकते हैं नेचुरल पॉलीमर की बात कर सकते हैं, सेमी सिंथेटिक की बात कर सकते हैं बेटा। ठीक है, नेचुरल की बात कर सकते हैं, और हम सेमी सिंथेटिक की बात कर सकते हैं। ठीक है बेटा, और अगर हम बात करें तो सिंथेटिक की भी बात हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सोर्स के आधार पर हम पॉलीमर को 3 भागों में हमने बांट रखा है। ठीक है, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। आइए हम लोग एक एक करके बेटा पढ़ते हैं। ठीक है, सोर्स के आधार पर हम कैसे बांटते हैं। जो मेरा नेचुरल पॉलीमर होता है बेटा, नाम से ही पता चल रहा है कि जो नेचुरल पॉलीमर, ऐसे पॉलीमर जो हमारे कहाँ पर पाए जाते होंगे, नेचर में पाए जाते होंगे। यानी कि ऐसे पॉलीमर जिसको हमने नहीं बनाया, जो कि नेचर में स्वतः क्या है बेटा, एग्जिस्ट करता है, अपने आप पाया जाता है, हमने उसका फॉर्मेशन नहीं किया। ठीक है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसे पॉलीमर जो हमारे नेचर में खुद ब खुद पाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारे प्लांट में और हमारे एनिमल में। ठीक है, ऐसे पॉलीमर जो हमारे प्लांट में और हमारे एनिमल में पाए जाते हैं, ऐसे पॉलीमर को हम क्या नाम देते हैं बेटा, नेचुरल पॉलीमर। ठीक है, अगर मैं बेटा एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो हमारा जो पॉलीमर का, नेचुरल पॉलीमर का एग्जाम्पल है प्रोटीन,
सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में बात कर सकते हैं। प्रोटीन हमने नहीं बनाई, जो कि प्लांट और एनिमल में अपने आप, ठीक है बेटा, खुद ब खुद पाया जाता है, हमने इसमें कोई फेरबदल नहीं किया है। सेलुलोज की बात कर लिया जाए, इसको भी नेचर ने बनाया है, ठीक है, यानी कि नेचुरल होता है, हमने नहीं बनाया, प्लांट और एनिमल में पाया जाता है। स्टार्च की अगर बात किया जाए और कुछ सम रेजिन एंड रबर, ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा, कुछ रेजिन, सारे के सारे रेजिन और रबर नहीं बेटा, ध्यान दीजिएगा, सम रेजिन एंड रबर की बात मैं कर रहा हूँ। कुछ रेजिन और रबर की अगर बात किया जाए, नेचुरल रबर होते, अभी आगे हम बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, सारे एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए बेटा। कौन सा? प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च और सम रेजिन एंड रबर। जाना याना कि इसको हमने पहले बता भी चुके हैं, बायोमॉलिक्यूल में हम प्रोटीन भी पढ़ा चुके हैं आपको, सेलुलोज और स्टार्च, इन सारे लोगों के बारे में बात कर चुके हैं बेटा, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट हमने पीछे पढ़ाया है अभी, ठीक है, बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में, आप वहाँ पर देख सकते हैं। ये सारे के सारे कौन है? ये भी पॉलीमर हैं, ठीक है, लेकिन कौन से पॉलीमर हैं? नेचुरल पॉलीमर। अब बेटा हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सेमी सिंथेटिक के बारे में बात करेंगे। नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, सेमी, सेमी का मतलब ही होता है बेटा क्या? आधा। अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे पॉलीमर होते हैं जो नेचर में तो बेटा पाए जाते हैं, लेकिन हम भी उसमें कुछ फेरबदल करके उसको हम मॉडिफाई करते हैं बेटा, ठीक है, उसको हम क्या नाम देते हैं? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। जैसे कि सेमी सिंथेटिक पॉलीमर में हम अगर बात करें तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर में सबसे पहला एग्जाम्पल तो मैं यही बोल सकता हूँ, सेलुलोज एसीटेट की अगर मैं बात करूँ तो सेलुलोज एसीटेट, जिसे हम एक वर्ड नाम देना चाहें तो हम दे सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? रेयॉन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? रेयॉन नाम देते हैं, ठीक है। सेलुलोज एसीटेट नाम से ही पता चल रहा है, अभी जस्ट हम लोग ऊपर पढ़े हुए हैं, स्क्रीन पर भी है, आप देख सकते हैं। सेलुलोज जो है बेटा वो हमारा कैसा होता है? हमारा नेचुरल पॉलीमर होता है, ठीक। और हमारा जो, अगर मैं, इसका मतलब ये हुआ कि सेलुलोज में मैंने एसिटाइलेशन करवा दिया होगा, एसिटिक एनहाइड्राइड, या अगर हम क्या कहते हैं, एसिटाइल क्लोराइड, या जो भी है हमने पढ़ाया है ऑर्गेनिक में, ठीक है, एसिटाइलेशन अगर करवा दिया जाए तो इसका मतलब सेलुलोज एसीटेट का फॉर्मेशन हो गया होगा, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें बेटा तो सेलुलोज नाइट्रेट, दूसरा एग्जाम्पल हमारा कौन है? सेलुलोज नाइट्रेट। सारे के सारे एग्जाम्पल बेटा आपको सब याद होना चाहिए। सेलुलोज नाइट्रेट, अगर मैं सेलुलोज नाइट्रेट की भी अगर मैं बात करूं तो सेलुलोज नाइट्रेट भी हमारा कौन सा एग्जाम्पल होगा बेटा? सेमी सिंथेटिक। इसका मतलब सेमी सिंथेटिक के हमारे दो एग्जाम्पल, एक हमारा सेलुलोज एसीटेट और दूसरा एग्जाम जिसको हम क्या नाम दे सकते हैं बेटा? रेयॉन नाम भी दे सकते हैं, और दूसरा हमारा कौन है बेटा? सेलुलोज नाइट्रेट, ठीक। आगे हम बात करते हैं सिंथेटिक पॉलीमर के बारे में बात करेंगे। सिंथेटिक पॉलीमर में अगर देखा जाए तो सिंथेटिक पॉलीमर से नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें नेचर का कोई रोल ना रहा हो। कोई रोल का मतलब नेचर में, हालांकि ऐसा नहीं बोल सकते फिलहाल, लेकिन ये बात हम बोल सकते हैं कि ये पूरी तरीके से नेचर में इस तरीके से, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। नेचुरल वो थे जो प्लांट और एनिमल में पाए जाते थे बेटा, सेमी सिंथेटिक वो थे जिनको हमने नेचुरल में ही कुछ मॉडिफिकेशन करवाया था। अब मैं सिंथेटिक की अगर मैं बात करूं तो सिंथेटिक वो होते हैं जिनको हमने बनाया। हमने बनाने का मतलब ये हुआ कि मैन मेड पॉलीमर, जो हमारे क्या कहते हैं, मैन मेड पॉलीमर होते हैं, उनको हम बोल सकते हैं बेटा क्या? सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो अभी मैं पीछे बता के आया हूं बेटा, ठीक है। नायलॉन 66 की अगर बात किया जाए तो हम नायलॉन 66 की बात किया जाए, और मैंने अभी पॉलीथीन की बात किया था, पॉलीथीन की बात किया जाए बेटा, ठीक है, तो प्लास्टिक की बात कर लिया जाए, जिसे हम अभी पॉलीथीन हमने नाम दिया था, ठीक है। और अगर मैं सिंथेटिक फाइबर की अगर बात किया जाए तो सिंथेटिक फाइबर, जैसे कि अभी हमने बात किया था आपसे, क्या बात किया था बेटा? नायलॉन 66, ठीक है। नायलॉन 66 जो है वो हमारा कैसा है? सिंथेटिक पॉलीमर है, ठीक है। जो कि अभी मैं तो आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ बेटा, जो कि अभी मैंने ये बात करके गया हूँ, जब हेक्सामेथाइलिन डायमीन की रिएक्शन एडिपिक एसिड से करवाया जाता है तो किसका फॉर्मेशन होता है बेटा? नायलॉन 66 का फॉर्मेशन होता है। इसको भी हमने बनाया है, ये बोल सकते हैं कि सिंथेटिक पॉलीमर ये है, ठीक है।
और हमने अभी जस्ट अभी ऊपर बात किया था, हमने कहा था बेटा कि सम रेजिन एंड रबर, क्या कहा था बेटा, सम रेजिन एंड रबर, कुछ रेजिन और रबर तो हमारे नेचुरल होते हैं, लेकिन ज़्यादातर रेजिन और रबर जो होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, सिंथेटिक होते हैं। सिंथेटिक होने का मतलब जो जिसको हमने बनाया है, जैसे कि सिंथेटिक रबर लिखा हुआ है। सिंथेटिक रबर में क्या है बेटा, अगर मैं एग्जांपल दूं तो ये मैं बोल सकता हूं कि ब्यूना एस। ब्यूना एस कैसे बनता है, अभी मैं बात कर रहा हूं कि 1,3-ब्यूटाडाइन की रिएक्शन जब हम स्टायरीन से करवाते हैं बेटा, तब हमारा क्या बनता है, ब्यूना एस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल फिलहाल यहाँ पर दिया है, लेकिन आप एग्जाम्पल बढ़ा सकते हैं। अभी सारी चीज़ें नायलॉन 6 की बात कर लीजिए, और ब्यूना एस की बात कर सकते हैं, ब्यूना एन की बात कर सकते हैं। ये सारे के सारे हमारे कैसे होते हैं बेटा, सिंथेटिक क्या कहते हैं, पॉलीमर होते हैं। ठीक है, इसी वजह से सिंथेटिक पॉलीमर को ही हम अपनी वर्ड में ये बोल सकते हैं कि ये हमारे कैसे होते हैं बेटा, मैन मेड पॉलीमर। ठीक है, मैन मेड पॉलीमर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने इसको बनाया है। ठीक है, क्योंकि ये नेचर में अपने एक्चुअल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है बेटा, नायलॉन 6 के फॉर्म में नहीं पाया जाता। ठीक है, कह रहा है कि इसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, डेली लाइफ में करते हैं, एज वेल एज इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल करते हैं, और अपने दैनिक जीवन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। कौन से पॉलीमर का, सिंथेटिक पॉलीमर का इस्तेमाल करते हैं बेटा। ठीक है, ज़्यादातर हम सिंथेटिक पॉलीमर का ही इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर अपने डेली लाइफ में। आइए, हमने सोर्स के आधार पर हमने क्या किया, 3 भागों में बांट लिया था, 3 सब कैटेगरीज में। ठीक है बेटा, अभी मैंने कहा था 3 सब कैटेगरीज की अगर बात किया जाए तो 3 सब कैटेगरीज थी, कौन कौन सी, नेचुरल, ठीक है, और क्या था बेटा, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। ठीक, अब हम बात करेंगे बेटा किसके आधार पर, क्लासिफिकेशन। पहला क्लासिफिकेशन किसके आधार पर था बेटा, सोर्स के आधार पर। अब हम दूसरे क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के आधार पर बेटा। ठीक है, अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर के आधार पर अगर मैं देखूं तो मैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर के आधार पर भी मैं पॉलीमर को बांट सकता हूं। कैसे, अगर मैं इसको हम बात करें कि देयर आर 3 टाइप्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। ठीक है, ये 3 तरीके के होते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है बेटा। ठीक है, सबसे पहले हम बात इसी की करेंगे। सबसे पहले हमारा कौन है बेटा, लीनियर पॉलीमर। ठीक है, सबसे पहले हम लीनियर पॉलीमर के बारे में बात करेंगे, उसके बाद फिर हम बात करेंगे ब्रांच चेन पॉलीमर के बारे में बात करने जा रहे हैं हम। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करेंगे बेटा क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर के बारे में बात करेंगे फिलहाल। ठीक है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर की अगर मैं बात करूं तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर में अगर आप देखें बेटा तो क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर भी बोल सकते हैं। क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर। ठीक है, आइए हम लोग एक एक करके बेटा पढ़ते हैं सारी चीज़ों को। जैसे हमने अभी सोर्स के आधार पर पढ़ा था वैसे ही हम स्ट्रक्चर के आधार पर भी पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, स्ट्रक्चर के आधार पर हम लोग अब डिवाइड कर रहे हैं पॉलीमर को। सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे लीनियर पॉलीमर के बारे में बात करेंगे। अगर मैं लीनियर पॉलीमर के बारे में बात करूं तो ये हमारे जो लीनियर पॉलीमर जो होते हैं उनकी जो यूनिट होती हैं वो कैसी होती हैं बेटा, हमारी इनकी जो यूनिट होती हैं वो लॉन्ग स्ट्रेट चेन होती हैं बेटा। ठीक है, कैसे होती हैं, लॉन्ग चेन स्ट्रेट होती हैं, लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन होती हैं। और अगर मैं बात करूं तो ये आपको जैसा कि स्ट्रक्चर दिया गया है इस तरीके से यह नीचे दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर बेटा, देख सकते हैं। ये हमारे लॉन्ग और स्ट्रेट चेन हैं, ये आपस में क्या होती हैं, टोटली कंपैक्ट होकर के ऐसे परत टू परत क्या होती है, लेयर टू लेयर क्या होती हैं, सेट होती चली जाती हैं। ठीक है बेटा, इस वजह से हम ये बात कह सकते हैं, ठीक है बेटा, इस तरीके से हम ये बात कह सकते हैं कि ये हमारी क्या, इसका मतलब ये हुआ कि अगर बीच में कोई भी रेजिस्टेंस बीच में नहीं आ रहा है, एक लेयर बनी फिर दूसरी लेयर, सबको एक तह पर तह लेयर टू लेयर ऐसे लगाते गए, तो यानी इसका मतलब ये हुआ पार्टिकुलर, ठीक है, एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएंगी। ठीक है, स्ट्रेट चेन, इसका मतलब ये हुआ कि ये लो डेंसिटी हुई कि हाई डेंसिटी, तो ये क्या हुई बेटा, हाई डेंसिटी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। हालांकि अगर नहीं समझ में आ रहा तो सीधा सीधा आप याद भी कर सकते हैं कि जो लीनियर पॉलीमर का एग्जाम्पल होता है वो हाई डेंसिटी पॉलीथीन। अभी मैं पढ़ाऊंगा बेटा आपको कि जो एक होती है लो डेंसिटी पॉलीथीन, एक होती है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। अगर हमारी हाई डेंसिटी पॉलीथीन है तो इसका मतलब ये है कौन, लीनियर पॉलीमर। जबकि इसके बातों से लगता है कि लीनियर वाला लो होगा
और अभी जस्ट मैं इसके आगे बात करने जा रहा हूँ, ब्रांच के बारे में बात करेंगे। तो ब्रांच में ऐसा लगता है कि ब्रांचिंग होगी तो डेंसिटी हाई होगी, जबकि ब्रांचिंग के बाद डेंसिटी हमारी क्या हो जाती है बेटा, लो हो जाती है। ठीक है, क्यों डेंसिटी लो हो जाती है कि जाहिर सी बात है, अगर ब्रांचिंग होने लगेगी तो कॉम्पैक्टेशन तो कम हो जाएगा ना। कहने का मतलब लेयर टू लेयर जो होगी, वो लेयर होगी वो हमारी लेयर क्या होगा, पूरी तरीके से काम अपने आप में इस तरीके से सेट नहीं हो पाएगी। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी क्या कहते हैं लीनियर पॉलीमर है, उसकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है बेटा, हाई डेंसिटी होती है। आप इस चीज़ पर क्या कहते हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल बेटा हमारा कौन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगर मैं पॉलीविनाइल क्लोराइड की बात करते हैं, इसको हम एक नाम और भी देते हैं, पीबीसी नाम भी देते हैं। क्या नाम देते हैं, पीबीसी। अभी मैं आगे पढ़ा रहा हूँ बेटा। पीबीसी आप जानते होंगे, जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं पाइप, ठीक है बेटा, ठीक है, जो छोटी पतली पाइप आती है बेटा, ठीक है, उसको इस्तेमाल करते हैं पानी को पहुंचाने में एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर या नीचे से भी, जैसे भी है। तो पीवीसी जो पाइप होती है वो भी क्या कहते हैं, कैसी क्या होती है बेटा, लीनियर डेंसिटी होती है। क्या होती है बेटा, लीनियर डेंसिटी पॉलीमर होती है। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल आपको याद करना है कि जो हमारा लीनियर पॉलीमर होता है वो हमारा कैसा होता है बेटा, लॉन्ग स्ट्रेट चेन होते हैं, और ये हमारे इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया ही हुआ है, आप देख ही सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा बेटा, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, और क्या होगा दूसरा एग्जाम्पल कौन होगा, पीवीसी। पीवीसी बोले तो पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे बेटा ब्रांच चेन पॉलीमर के बारे में बात करेंगे। अगर मैं ब्रांच चेन पॉलीमर की अगर मैं बात करूं, तो ब्रांच चेन पॉलीमर जो होते हैं वो हमारा क्या होता है बेटा, जो हमारी अभी मैंने कहा था कि जो ब्रांचिंग होती हैं, अभी हमने कहा था स्टार्ट जो हमारे क्या क्या चेन होते हैं वो लॉन्ग और स्ट्रेट चेन होते हैं। यहाँ पर भी हमारे क्या होते हैं, चेन लॉन्ग और स्ट्रेट चेन जरूर होते हैं, लेकिन वो जो लीनियर चेन जो होती है उसमें बेटा क्या पाई जाती है, ब्रांचेज पाई जाती है। ठीक है, बस ब्रांचेज वर्ड जैसे मिल जाए समझ जाना कि ये हमारे कौन सा पॉलीमर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये ब्रांच चेन पॉलीमर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे पॉलीमर जिसमें लीनियर चेन में, उनके लीनियर चेन में क्या पाई जाती हूँ, कुछ ब्रांचेज पाई जाती हूँ। अगर कुछ ब्रांचेज अगर आ गई बीच में, ऐसा वर्ड का इस्तेमाल हो गया, सम ब्रांचेज की अगर बात कर लिया जाए, तो हम ये बात कह सकते हैं ये कौन सा पॉलीमर होगा बेटा, ब्रांच चेन पॉलीमर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल इस तरीके से दिया गया है, याद करने के लिए इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे भी दिया कि जो लो डेंसिटी पॉलीथीन है वो हमारी कौन होगी बेटा। ठीक है, जो लो डेंसिटी पॉलीथीन होगी वो हमारी लो डेंसिटी पॉलीथीन ब्रांच चेन पॉलीमर होगी, लेकिन हाई डेंसिटी पॉलीथीन वो हमारी क्या होगी बेटा, लीनियर चेन पॉलीमर। ठीक है, तो हम इस तरीके से बात कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल ये होगा लो डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, लो डेंसिटी जो पॉलीथीन है उसका एग्जाम्पल हमारा ध्यान दीजिएगा, लो से याद रखिएगा बेटा। ठीक है, या ऐसे भी बोल सकते हैं एल फार अगर लो है तो इस तरीके से एल फार लीनियर नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा, अगर मैं बात करूं तो लो डेंसिटी पॉलीथीन की बात हमने कर ही लिया। अब हम बात करेंगे क्रॉस लिंक्ड आर नेटवर्क पॉलीथीन के बारे में बात करेंगे बेटा। ठीक है, आइए हम लोग इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि क्रॉस लिंक्ड, या हम बोल सकते हैं नेटवर्क, क्रॉस लिंक्ड या क्या बोल रहे हैं बेटा, नेटवर्क पॉलीमर की बात कर रहे हैं। इसका मतलब जैसा ऐसा नाम से ही फील हो रहा है कि इसमें बहुत सारे बाई फंक्शनल या ट्राई फंक्शनल मोनोमर का इस्तेमाल होते हैं होंगे। ये जो लीनियर हमने कहा था लीनियर स्ट्रेट चेन हुआ करती थी, वो लीनियर स्ट्रेट चेन ना हो करके उस लीनियर स्ट्रेट चेन में, ठीक है, जो भी हमारा लीनियर स्ट्रेट चेन है, ठीक है, उसमें जो होती है वो जो ब्रांचेज हैं वो उसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप, ये ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमारी मोनोमर हैं उस मोनोमर में बाई फंक्शनल या बेटा क्या ट्राई फंक्शनल। ठीक है, या बोल सकते हैं बाई फंक्शनल या ट्राई फंक्शनल। जो जो मेन पॉइंट हम बता रहे हैं बेटा बस उसी चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा कुछ परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कैसे पहचानोगे, अगर स्ट्रेट लीनियर चेन बोलेगा तो लीनियर पॉलीमर, सम ब्रांचेस की बात करेगा तब आप कहोगे ब्रांच चेन पॉलीमर। और अगर आपसे ऐसे वर्ड का इस्तेमाल कर ले बाई फंक्शनल या ट्राई फंक्शनल ग्रुप रखने वाले मोनोमर अगर हैं, ठीक है, क्या है बेटा, मोनोमर अगर इस्तेमाल हुए हैं तो इसका मतलब ये कन्फर्म है
इसका मतलब ये कन्फर्म है कि ये हमारा कौन सा है, क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर। ठीक है, क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर हम बोल सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं। कह रहा है कि दीज आर यूजुअली फॉर्म फ्रॉम बाईफंक्शनल एंड ट्राईफंक्शनल मोनोमर एंड कंटेन स्ट्रॉन्ग। ये भी वर्ड बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। जो ये बाईफंक्शनल और ट्राईफंक्शनल हैं, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट, ठीक है बेटा, बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, जो अलग अलग हमारी चेन है, ठीक है, जो हमारी बाईफंक्शनल ट्राईफंक्शनल ग्रुप बना रही हैं लीनियर चेन, ठीक है, उस लीनियर पॉलीमर के साथ साथ ये यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन, ठीक है, बिटवीन वेरियस लीनियर पॉलीमर चेन, जो भी हमारी ये लीनियर चेन पॉलीमर हैं, इसके बीच में ये हमारा जो है ये कोवैलेंट बॉन्ड, ये कोवैलेंट बॉन्ड, ये कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। ठीक है, इसको इस तरीके से हम बात हटा देते हैं, अदरवाइज आपको कन्फ्यूजन होगा बेटा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा बॉन्ड होगा बेटा, बीच बीच में ये हमारा क्या होगा बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड। ये भी हमारा क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड। आप खुद देख सकते हैं कि एक यूनिट में कितने कितने फंक्शनल ग्रुप है। अगर आप ऊपर वाली चेन को अगर देखते हैं तो एक हमारा फंक्शनल ग्रुप यहाँ होगा तभी बॉन्ड बना, यहाँ पर होगा तभी बॉन्ड बना, यहाँ पर होगा तभी बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ये बात मैं बोल सकता हूँ, दो या क्या कहते हैं तीन, दूसरे वाले में दो और तीसरे वाले पहले वाले में तीन। तो कहने का मतलब मेरा ये बेटा कि हमारे बाई फंक्शनल या ट्राई फंक्शनल वाले जो अगर हमारे मोनोमर अगर हैं और स्ट्रांग कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा अगर इस तरीके से अगर बॉन्ड बनाए हैं, तो ये बात कन्फर्म है कि हमारा ये जो क्या कहते हैं इस तरीके से जो मोनोमर होगा, वो मोनोमर बेटा हमारा कैसा होगा, क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क बेटा क्या पॉलीमर होगा। ठीक है, उस मोनोमर के द्वारा जो बना होगा वो हमारा क्या होगा, क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर होगा बेटा। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। आइए हम लोग एग्जाम्पल के बारे में अगर बात करें तो एग्जाम्पल में आप ध्यान दीजिएगा बेटा, दो एग्जाम्पल मेरा है। एक तो हमारा कौन है बेटा, ठीक है, इस तरीके से बात कर सकते हैं बेकेलाइट, दूसरा हमारा कौन है, मेलामाइन। बेकेलाइट के बारे में भी अभी हम आगे बात कर रहे हैं और मेलामाइन के बारे में भी अभी हम बात आगे कर रहे हैं। थोड़ा सा बेटा वेट करना पड़ेगा, अगर आप देखना चाहते हो तो हम थोड़ा चल करके आपको दिखा सकते हैं। आइए हम थोड़ा सा बात कर ही लेते हैं बेटा। ठीक है, बेकेलाइट के बारे में भी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा दिखाएंगे बस। ठीक है, अब उस वरना आगे चल करके अभी मुझे पढ़ाना ही है। बेकेलाइट और मेलामाइन के बारे में बात करेंगे बेटा हम। ठीक है, अभी हम इसके आगे जो भी हैं सारे लोगों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये हम आप देख सकते हैं बेटा, ये हमारा बेकेलाइट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से बात करूं तो ये बेकेलाइट हमारा इस तरीके से है, ये आप देख रहे हैं बेकेलाइट। ठीक है, ये हमारा बेकेलाइट है बेटा। ठीक है, बेकेलाइट और मेलामाइन, जाहिर सी बात है आप देख सकते हैं बेकेलाइट में या मेलामाइन की अगर बात किया जाए, और मेलामाइन भी आगे है। ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, ये मेलामाइन है बेटा। ठीक है, बाई फंक्शनल या ट्राई फंक्शनल के बारे में बात करेंगे। अभी यहाँ पर हम पहुँच रहे हैं तो हम अच्छे से बात करेंगे बेटा। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा आप वेट करेंगे। ठीक है, बेकेलाइट और मेलामाइन के बारे में भी हम बात करेंगे, जहाँ पर बाई फंक्शनल या ट्राई फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हों। ठीक, आइए अब हम लोग बात करते हैं अगले क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। हमने स्ट्रक्चर के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन हमने कर लिया बेटा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है बेटा, इनके मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के आधार पर अगर हम देखें तो हमारा क्लासिफिकेशन की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन का मतलब हमारे जो ये पॉलीमर की जो यूनिट हैं किस बॉन्ड के द्वारा किस तरीके से आपस में लिंकअप हैं, उसके आधार पर हम क्लासिफिकेशन करेंगे। यहाँ पर लिखा भी है, आप देख सकते हैं, पॉलीमराइजेशन कैन आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन इनटू 2 सब कैटेगरीज। ठीक है, अभी तक हमने 3 सब कैटेगरीज में अभी बांट लिया था। इससे पहले वाले में बेटा ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर के आधार पर सबसे पहला कौन, लीनियर, फिर ब्रांच, उसके बाद कौन, क्रॉस लिंक। अब हम क्या करेंगे, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बारे में बात करें तो मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन में सबसे पहला हमारा कौन है बेटा, एडिशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, एडिशन पॉलीमराइजेशन की अगर हम बात करें तो एक हमारा पहला एडिशन पॉलीमराइजेशन हो गया
और दूसरा हमारा कौन है बेटा, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। हालांकि बेटा ये सबसे पहले पेज पर ही हमने बात कर लिया था आपको, अभी जब मैंने स्टार्ट किया था तो एडिशन वाले का एग्जाम्पल हमने दिया था बेटा, ध्यान दीजिएगा, एडिशन वाले का एग्जाम्पल हमने दिया था आपको, किसका, पॉलीथीन का एग्जाम्पल दिया था, और कंडेंसेशन वाले में हमने किसका, नायलॉन 6 का एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, तो डबल दोबारा बताने की कोई ज़रूरत है नहीं फिलहाल, लेकिन फिर भी चलिए हम बता दे रहे हैं। एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है बेटा कि बहुत सारे जो हमारी क्या कहते हैं यूनिट होती है, मोनोमर होते हैं, वो हमारे कौन सा बॉन्ड रखते हैं बेटा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि एडिशन पॉलीमर, ठीक है, उस वाले पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर जो होता है, ठीक है, उस तरीके के पॉलीमर होते हैं जिनके मोनोमर में क्या बेटा, डबल बॉन्ड या क्या बेटा, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता हो। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा उनके मोनोमर में, ठीक है, अगर उनके मोनोमर में अगर बात किया जाए, जो भी पॉलीमर हम बना रहे हैं उनके मोनोमर में अगर हमारा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ये कन्फर्म है कि ये जो हमारा क्या कहते हैं मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन में के बेसिस पर जो हम अलग कर रहे हैं तो हम उसको एडिशन पॉलीमर बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो डबल बॉन्ड हमारा ब्रेक होगा और डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद दूसरे नेक्स्ट यूनिट से हमारा क्या होगा, आपस में लिंकअप करके पॉलीमर का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो एग्जाम्पल में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन फ्रॉम ईथीन। ठीक है बेटा, अगर मैं कहूँ ईथीन से क्या बेटा, पॉलीथीन की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अगर मैं ईथीन से पॉलीथीन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सीधा सीधा हम बात करते हैं, ये हमारा ईथीन है बेटा, ठीक है, ये हमारा क्या है, ईथीन। अगर ईथीन से अगर हम बात करें तो हमारा ईथीन है, ये ईथीन से पॉलीथीन का फॉर्मेशन अभी जस्ट हमने बात करके आ रहे हैं शुरुआत में। ईथीन में CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, N पहले लगा हुआ, इसका मतलब ये ईथीन कौन है, मोनोमर है बेटा। ठीक, और इसका पॉलीमराइजेशन हुआ होगा जो कि अभी पहले पेज पर बताया, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा क्या बनेगा, पॉलीथीन का फॉर्मेशन होगा, ये ब्रैकेट के बाहर N ये लगा हुआ है बेटा। ठीक है, इस N पर ध्यान दीजिएगा, इसी वजह से ये पॉलीमर है। अगर क्वेश्चन में इस तरीके से आपको CH2 और एक ये जो रेड से बॉन्ड बनाया गया है, दोनों तरफ बॉन्ड बना करके सिंगल बॉन्ड और N लिखा हो बाहर उसके बाद में, तब इसका मतलब ये कौन है, ये क्या है, पॉलीमर है, और ये है कौन, पॉलीथीन। अगर यही N जो पॉलीथीन जहाँ लिखा हुआ उसके पहले अगर N लिख दिया जाए तब वो हमारा क्या बनेगा, रिपीटेटिंग यूनिट। क्या बताया था इससे पहले हम बता चुके हैं, वो हमारा रिपीटेटिंग यूनिट हुआ। ठीक, अच्छा ये बात तो चलिए ख़त्म हुई, ये बात हम पहले बता चुके। अगर हम बात करें, यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है, चाहिए थोड़ा सा अंडरलाइन आप कर सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन फ्रॉम ईथीन। पॉलीथीन का फॉर्मेशन ईथीन से, ठीक है, और पॉलीप्रोपीन का फॉर्मेशन कहाँ से बेटा, प्रोपीन से। ठीक है, पॉलीप्रोपीन, जैसे हमने पॉलीथीन बनाया वैसे हम पॉलीप्रोपीन का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं, कहाँ से, प्रोपीन से। बस क्या करना होगा, एक मेथाइल ग्रुप हमारी साइड में चली जाएगी बस, और इस तरीके से डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और हम लिंकअप करते हुए आगे चले जाएंगे। एक बात तो ये समझ में आ जाना चाहिए। दूसरी बात ये चीज़ है बेटा, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं पॉलीमर की बात करूं तो पॉलीमर में अगर आप देखते हैं तो एडिशन पॉलीमर भी क्या होते हैं बेटा, दो तरीके के होते हैं। हमने सबसे पहले क्या कहा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन दो तरीके के होते हैं, ठीक है, एक एडिशन ऐड हो करके, दूसरा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब ये हुआ, अभी मैं बात कर रहा हूँ वाटर का एलिमिनेशन के द्वारा बॉन्ड बन रहा हो, वाटर का, अल्कोहल का या हाइड्रोजन क्लोराइड का, अभी वो बात की बातें हैं। हम एडिशन में को भी दो भागों में बांट कर सकते हैं। एक हमारा कौन होता है बेटा, होमोपॉलीमर। ठीक है, होमोपॉलीमर बेटा हमारा वो होते हैं जो हमारे किसी एक तरीके के मोनोमर से बने हों। अगर सिंगल टाइप मोनोमर से अगर हमारा पॉलीमर का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि NCERT में इस तरीके से लिखा हुआ सिंगल मोनोमेरिक स्पीसीज, अगर सिंगल मोनोमेरिक स्पीसीज से पॉलीमर का फॉर्मेशन हो रहा है तब उसको हम बेटा क्या नाम देंगे, होमोपॉलीमर। इसका मतलब ये है कि जो मेरा पॉलीथीन है वो पॉलीथीन तो केवल एक ही टाइप के मोनोमर से बना हुआ है जो कि हमारा ईथीन है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि पॉलीथीन हमारा कौन है बेटा, होमोपॉलीमर। इसका मतलब मैं ये बात कह सकता हूँ कि पॉलीथीन हमारा किसका एग्जाम्पल है बेटा, होमोपॉलीमर। और पॉलीप्रोपीन भी हमारा जो होता है वो पॉलीप्रोपीन भी हमारा किसका एग्जाम्पल होगा,
किसका एग्जाम्पल होगा बेटा? होमोपॉलीमर। क्यों? क्योंकि पॉलीप्रोपीन भी किससे मिलकर के बना होगा? केवल सिर्फ एक तरीके की यूनिट जो कि हमारी कौन? प्रोपीन से मिलकर के बना होगा। इस वजह से हम एक क्वेश्चन हमारा ये भी हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन बेटा पूछा जा सकता है कि होमोपॉलीमर कौन है। एग्जाम्पल अगर आपसे कहा जाए पॉलीप्रोपीन और पॉलीथीन, तो अगर बोथ ऑप्शन हो तो बोथ ऑप्शन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि पॉलीप्रोपीन भी हमारा प्रोपीन से केवल एक तरीके की यूनिट से, जैसे कि हम बात कर सकते हैं प्रोपीन से बना हुआ है, और पॉलीथीन भी हमारी एक तरीके की यूनिट किससे? ईथीन से मिलकर के बना हुआ है। ठीक, बस आगे हम बात करते हैं। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया होमोपॉलीमर। ठीक है, होमोपॉलीमर में अभी हमने बताया होमोपॉलीमर जो होता है, ये तो हमारी बात हो गई होमोपॉलीमर की। ठीक, अब हम बात करते हैं कोपॉलीमर। ठीक है बेटा, कोपॉलीमर की अगर मैं बात करूं तो कोपॉलीमर नाम से ही पता चल रहा है, को का मतलब ही होता है कि क्या हो बेटा? साथ साथ। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ऐसे पॉलीमर जो कि दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर से मिलकर के बने होते हों। ठीक है, अगर हम कहें टू डिफरेंट टाइप ऑफ अगर मोनोमर से मिलकर के अगर बने हुए हैं, तब इसको हम बात कर सकते हैं ये हमारा कौन सा पॉलीमर होगा बेटा? कोपॉलीमर होगा। ठीक है, इस तरीके से कोपॉलीमर में ध्यान दीजिए, होमो का मतलब केवल एक तरीके का और कोपॉलीमर का मतलब दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर से मिलकर के पॉलीमर का फॉर्मेशन हो रहा हो। जैसे कि एग्जाम्पल अगर तुम आपसे कहें, एक हमारा एग्जाम्पल है बेटा ब्यूना एस और दूसरा हमारा कौन है? ब्यूना एन। ठीक है, अच्छा ब्यूना एस और ब्यूना एन की अगर मैं बात करूं तो ये ब्यूना एस ब्यूना एन अगर हम बात करें, ये हमारे कौन से पॉलीमर हैं? सिंथेटिक हैं कि सेमी सिंथेटिक हैं कि हमारा नेचुरल है? तो क्या आप कहोगे? सिंथेटिक हैं। ठीक है, क्योंकि अभी मैं पीछे बता के आया हूँ। ठीक है, इस तरीके से ब्यूना एस और ब्यूना एन फिलहाल ये कौन से पॉलीमर हैं? कोपॉलीमर हैं। ठीक है, ये कोपॉलीमर के दोनों एग्जाम्पल हैं, आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं। तो कोपॉलीमर में, होमोपॉलीमर में, दोनों में कोई कन्फ्यूजन बेटा नहीं होना चाहिए। दोनों के दोनों सिर्फ दोनों के दोनों कौन से पॉलीमर हैं? एडिशन पॉलीमर हैं। ठीक है, एडिशन में दो हुए कौन? एक होमो और एक को। ठीक, अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा, अच्छा इस हमको पॉलीमर को थोड़ा सा एक इसमें दिया भी है, आइए हम बात कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बोला भी था कि जो हमारा ये ब्यूना एस है बेटा, वो जो ब्यूना एस है उसको हम ब्यूना एस वाले को हम ये बात कह सकते हैं कि ये जो हमारा ब्यूना एस है, उस ब्यूना एस में अगर हम बात करें तो ये ब्यूना एस जो है किससे मिलकर बना होगा? 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टायरीन से मिलकर के बना होगा। तो हम ये बात कह सकते हैं कि जो हमारा ये ब्यूटाडाइन स्टायरीन पॉलीमर है, ठीक है बेटा, ब्यूटाडाइन स्टायरीन पॉलीमर जिसे हम ब्यूना एस बोलते हैं, ठीक है, वो कैसे बना होगा? तो ये कैसे कोपॉलीमर है इसको हम दिखाते हैं आपको। आप देख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 1,3-ब्यूटाडाइन। ये क्या है बेटा? 1,3-ब्यूटाडाइन है। और ये कौन है बेटा? स्टायरीन। स्टायरीन क्या? C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2। ये कौन है? स्टायरीन है। दूसरा कौन है? 1,3-ब्यूटाडाइन। इसका मतलब एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी N है, यहाँ पर भी N है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारा ब्यूना एस का जो मोनोमर है वो मोनोमर कौन है, तो आप क्या एग्जाम आंसर दोगे? 1,3-ब्यूटाडाइन और क्या? स्टायरीन। ठीक, ये आपस में क्या करेंगे बेटा? यही करेंगे जो अभी मैंने इससे ऊपर बताया है। इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, और डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद आपस में रिजोनेंस हो रहा है यहाँ पर डबल सिग्मा डबल, ये डबल बॉन्ड बीच में शिफ्ट हो जाएगा, दो तरफ हमारी दोनों वैलेंसी फ्री हो जाएंगी कार्बन की। और स्टायरीन में भी क्या होगा? एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो एक फ्री वैलेंसी हमारे CH2 के पास इधर से भी हो जाएगी और CH के पास भी हो जाएगी, तो ये C6H5 साइड में चला जाएगा। और जाने के बाद हम इस तरीके से इसको दिखा सकते हैं। आप देखिए CH2 ये इस तरीके से CH डबल बॉन्ड CH, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया है बीच में रिजोनेंस की वजह से, और CH2 और CH2 CH और ये C6H5, ये C6H5 हमारा कहाँ चला गया है? साइड में चला गया। क्यों? क्योंकि फ्री बैलेंसी हमारी CH2 और CH के पास मिल रही है। इस तरीके से अगर आप देखें तो ब्यूना एस में दो यूनिट आपस में मिल करके
कंबाइन करके पॉलीमर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और ये N बाहर लगा, इसका मतलब ये कौन है बेटा, पॉलीमर है। तो CH2 डबल सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2 CH, सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH, C6H5 साइड में चला जाएगा। ब्यूटाडाइन स्टाइरिन कोपॉलीमर, इसको शॉर्ट में हम क्या नाम देते हैं बेटा, ब्यूना एस। ठीक है, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। एक ब्यूना एन भी होता है। ठीक है, ब्यूना एन की बात अभी हम आगे बात कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ बात करने की अभी यहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे भी बात करना ही है बेटा। अब हम बात करेंगे बेटा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की बात करेंगे बेटा। ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है बेटा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होगा, कंडेंसेशन नाम ही से पता चल रहा है कि कुछ, ठीक है, कंडेंसेशन रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट होता होगा। ठीक है बेटा, कंडेंसेशन में क्या होता है बेटा कि जो भी हमारा मोनोमर होता है, ठीक है, उसमें अगर आप देखेंगे तो बाई फंक्शनल या ट्राई फंक्शनल ग्रुप उसमें होते हैं बेटा। या ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमारा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को शो करता है, या कंडेंसेशन पॉलीमर का जो एग्जाम्पल होता है, उसमें जो हमारा मोनोमर होता है उसमें क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के बाई फंक्शनल या फिर क्या होते हैं बेटा, ट्राई फंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट पाई जाती हैं। ठीक है, यानी कि मैं ये बात कह सकता हूँ कि जो हमारी मोनोमेरिक यूनिट होती है, उसमें हमारा क्या होता है, बाई फंक्शन, ये वो कैसे होते हैं, बाई फंक्शनल होते हैं या फिर क्या होते हैं, ट्राई फंक्शनल होते हैं। यानी उनके उसमें 2 फंक्शनल ग्रुप या क्या होता है बेटा, 3 फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, बार बार रिपीट होता है। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये है कि एक हमारा मोनोमर दूसरा मोनोमर, ठीक है, आपस में क्या करेंगे बेटा, ठीक है, रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन करने के बाद वहाँ उनके दोनों के बीच में क्या होगा बेटा, एलिमिनेशन होगा। क्या एलिमिनेट करेगा, ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल, जैसे कि वाटर की बात कर लिया जाए, या अल्कोहल की बात कर लिया जाए, या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड की बात कर लिया जाए। तो ये वाटर, अल्कोहल और हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड की बात किया जाए तो ये हमारा क्या होता है बेटा, इस तरीके से वाटर, अल्कोहल या हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड की बात किया जाए, ये ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है। यहाँ तक कि हम लोगों ने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा कि कंडेंसेशन में क्या होता है बेटा, वाटर का ही एलिमिनेशन होता है। लेकिन यहाँ पर क्या मान रहा है, अल्कोहल का भी, कहीं अल्कोहल का मतलब ROH ग्रुप का, या क्या कहते हैं H2O का, या HCl का क्या कहते हैं एलिमिनेशन हो। जब कभी भी हमारे मोनोमेरिक यूनिट आपस में रिएक्शन करें, रिएक्शन करने के बाद वाटर या अल्कोहल या हाइड्रोजन क्लोराइड एलिमिनेट करके बाइंड अप हो रहे हों, तब हम ऐसे पॉलीमर को हम क्या नाम देंगे, कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा। इसके एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए तो हमने सबसे पहले पेज पर ही बताया था नायलॉन 6,6। ठीक है बेटा, इसका एग्जाम्पल कौन है, नायलॉन 6,6 है, नायलॉन 6 भी है, और ये एक एग्जाम्पल है बेटा टेरिलीन डेक्रान की बात किया जाए। ठीक है, टेरिलीन डेक्रान की अगर बात किया जाए तो ये भी हमारा टेरिलीन डेक्रान बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, और ये नायलॉन 6,6 और नायलॉन 6, ठीक है, जो कि नायलॉन 6 कैप्रोलैक्टम से बनेगा। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं, इसका जो मोनोमर होता है कैप्रोलैक्टम होता है, और नायलॉन 6,6 का जो हमारा मोनोमर होता है, अभी मैंने बताया था हेक्सामेथाइलिन डायमीन, एंड उसके बाद हमने बताया था एडिपिक एसिड की बात किया था बेटा। ठीक है, सबसे पहले पेज पर ही हमने बात किया था। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं, ये हेक्सामेथाइलिन और क्या बेटा, हेक्सामेथाइलिन डायमीन की बात किया जाए, और दूसरा हमने क्या बताया था बेटा, एडिपिक एसिड के पॉलीमराइजेशन के बाद हमारा क्या बनता था बेटा, नायलॉन 6,6 का फॉर्मेशन हुआ करता था। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, आगे हम बात कर रहे थे फिलहाल, ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की बात किया जाए। ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में ध्यान दीजिएगा, वही चीज़ फिर से यहाँ पर दी भी गई है, हमें दोबारा बेटा बताने की कोई ज़रूरत शायद हमें लगता है कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी जस्ट मैं अभी पीछे दिखा के आ रहा हूँ कि जो हमारा क्या होता है, ये हेक्सामेथाइलिन डायमीन की बात किया जाए, NH2CH2 का होल 6 NH2, और N मॉलिक्यूल है हमारा COH CH2 का होल 4 COOH। ठीक है, नायलॉन 6,6 को अगर जब देखना बेटा तो ये ध्यान देना कि जो हमारा 6,6 लिखा है, ये हमारा हेक्सामेथाइलिन डायमीन से 6 कार्बन यहाँ से आ गया, और एडिपिक एसिड से भी 6 कार्बन होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन बेटा गलत नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे, कुछ हमारे पास एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि हमारा एक मॉलिक्यूल है, इस तरीके से ये हमारा दिया गया है। ठीक है, CH2CH C6H5 ब्रैकेट में लिखा है बेटा। ठीक है, इस तरीके से हमारा दिया गया है C6H5, यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारा ये ब्रैकेट में दिया गया है। ठीक है,
ये हमसे कह रहा है ये जो मॉलिक्यूल है ये हमारा क्या कह रहा है, होमोपॉलीमर या कोपॉलीमर। ठीक है, अब इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि होमोपॉलीमर नहीं है, कोपॉलीमर है। ठीक है, ऐसा महसूस हो रहा है, क्यों? क्योंकि CH2 है, CH ब्रैकेट में 6CH5 लिखा हुआ है, जबकि ये बेटा हमारा ये कैसा होगा, होमोपॉलीमर होगा। कैसा होगा बेटा, होमोपॉलीमर होगा। होमोपॉलीमर, इसका आंसर क्या होगा, होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर क्यों क्यों होगा, क्योंकि ये इसका जो मोनोमर है बेटा, वो हमारा मोनोमर जो है वो कौन है, वो हमारा जो मोनोमर है वो हमारा कौन है, स्टायरीन है। स्टायरीन का फार्मूला क्या होता है, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर ये हमारा क्या कहते हैं पॉलीस्टायरीन जो बना होगा, तो जब पॉलीस्टायरीन की अगर बात किया जाए, इसका जो भी हमारा ये ऊपर फार्मूला बना हुआ है, ये अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हमारा कौन है, पॉलीस्टायरीन है। ठीक है, तो ये हमारा ये क्या कहते हैं, इसका मोनोमर क्या होगा, स्टायरीन होगा। और ये कैसे बना होगा, ये हमारा जो CH डबल बॉन्ड CH2 है बेटा, ये हमारा बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, और ये हमारे एक एक मोनोमर आपस में इस तरीके से बाइंड अप होते हुए एन मॉलिक्यूल क्या कहते हैं आपस में क्या हुए होंगे, एडिशन पॉलीमराइजेशन के द्वारा हमारा क्या हुआ, बाइंड अप हुआ होगा कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा, और ये हमारे क्या पॉलीस्टायरीन का फॉर्मेशन किए होंगे। ठीक है, तो ये हमारा स्टायरीन, ध्यान दे देना बेटा, ये कौन सा एग्जाम्पल हो, ये कौन है, होमोपॉलीमर या कोपॉलीमर, तो क्या बताओगे, होमोपॉलीमर। इससे पहले अभी हम बात करके आए थे ब्यूना S और ब्यूना N, वो हमारा क्या होता है बेटा, कोपॉलीमर हुआ करता था। ठीक, आगे हम लोग बात करेंगे। हमने क्लासिफिकेशन की बात कर लिया था। क्लासिफिकेशन में हम क्या बात कर रहे थे, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। हमने मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन की अगर बात किया जाए, तो मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के आधार पर हमने क्या किया था, क्लासिफिकेशन कर लिया था बेटा। ठीक है, अब हम बात करेंगे, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बारे में बात कर लिया था, अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिकुलर फोर्सेस के आधार पर। अब अगला क्लासिफिकेशन हम क्या करेंगे, मॉलिकुलर फोर्स के आधार पर करेंगे बेटा। अगर मैं मॉलिकुलर फोर्स के आधार पर अगर मैं क्लासिफिकेशन करता हूँ, ठीक है, तो मॉलिकुलर फोर्स के आधार पर अगर मैं देखता हूँ, तो हमारा जो मॉलिकुलर फोर्स में देखेंगे, इसमें हमारा ये 4 तरीके का होता है बेटा। एक होता है इलास्टोमर होता है बेटा, ठीक है, और उसके बाद बात करेंगे, अभी हम बात करेंगे फाइबर की बात करेंगे, और एक बात करेंगे थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर और थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कहा जाए कि मॉलिकुलर फोर्सेस के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, तो मॉलिकुलर फोर्स के आधार पर अगर हम कहेंगे बेटा, तो हमारा क्या कहते हैं, इस तरीके से क्या होगा, मॉलिकुलर फोर्स के आधार पर 4 भागों में बांटा है मैंने, 4 पार्ट में हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा कौन है बेटा, इलास्टोमर। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला कौन है, इलास्टोमर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा हमारा कौन है बेटा, फाइबर है। ठीक है, तीसरा हमारा कौन है बेटा, थर्मो प्लास्टिक पॉलीमर है, और एक हमारा थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। ठीक, इस तरीके से हम 4 भागों में इसको हम डिवाइड करके पढ़ेंगे बेटा। आइए आगे बात करते हैं। कह रहा है कि ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलीमर एप्लीकेशन इन डिफरेंट फील्ड डिपेंड ऑन देयर यूनिक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज लाइक टेंसाइल स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, टफनेस। ठीक, इस तरीके से अगर हम बात करें, कह रहा है कि बहुत सारे क्या पॉलीमर ऐसे भी हैं जिनको हम डिफरेंट फील्ड में उनका हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, या ऐसे भी बोल सकते हैं डिफरेंट फील्ड में उनका इस्तेमाल है। ठीक है, किसके आधार पर बेटा, ठीक है, उनके मैकेनिकल प्रॉपर्टी के आधार पर। मैकेनिकल प्रॉपर्टी के आधार पर कहने का मतलब क्या है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ के आधार पर अगर देखा जाए, इलास्टिसिटी के आधार पर, या टफनेस की अगर बात किया जाए, तो अगर हम टफनेस की अगर बात करते हैं, तो टफनेस के आधार पर भी अगर बात कर लिया जाए, तो इन जो हमारा पॉलीमर है, बहुत सारे पॉलीमर हैं जिनका डिफरेंट फील्ड में इनका एप्लीकेशन है। ठीक है, अगर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, टफनेस, अगर अलग अलग प्रॉपर्टी अगर इस तरीके से अगर होगी, जाहिर बात है किसी में कम किसी में ज़्यादा, तो उसी हिसाब से हम उस पॉलीमर का डिफरेंट फील्ड में हम क्या करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे डिफरेंट फील्ड में। ठीक, अब हम बात करने जा रहे हैं ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी कैसे गवर्न करती है। ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी बेटा आती कैसे है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारी ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी है
वो गवर्न की जाती है बाय द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। उनके मोनोमर के बीच में जो हमारा छोटे छोटे मोनोमर मिल करके बेटा क्या क्या करते हैं, पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। उनके बीच में जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो होती है, या ऐसे बोल सकते हैं जो हमारे पॉलीमर की मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो किसकी वजह से होती है, तो क्या बोलोगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से। वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का क्या क्या हो सकते हैं, वान डर वाल फोर्स हो सकते हैं, और कौन से हो सकते हैं बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो वान डर वाल फोर्स और कौन से, हाइड्रोजन बॉन्ड ही हमारा गवर्न करते हैं कि वो पॉलीमर कितना टेंसाइल, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, इलास्टिसिटी क्या है, और उसकी टफनेस क्या है बेटा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, कह रहा है कि दीज फोर्स आल्सो बाइंड द पॉलीमर चेन। कह रहा है कि यही सारे फोर्स जो हमने वांडरवाल फोर्स की बात किया जाए, हाइड्रोजन बॉन्ड की बात किया, जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोल सकते हैं, यही फोर्स ही हमारे क्या करते हैं, बाइंड करते हैं इनके चेन को, ठीक है बेटा। क्या दीज फोर्सेस आल्सो बाइंड द पॉलीमर चेन, ठीक है। ये पॉलीमर चेन को क्या करते हैं बेटा, बाइंड अप करते हैं, कौन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक। अंडर दिस कैटेगरी द पॉलीमर आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग फोर सब ग्रुप। बड़े इंपॉर्टेंट है, ये बात हमने बोल चुके, अभी पहले ही बोला था मैंने, ठीक है। हमने कहा कि ये हम क्या कर सकते हैं बेटा, इनको 4 ग्रुप में, 4 सब ग्रुप में हम इनको बांट सकते हैं बेटा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, किस में कम फोर्स है, किस में ज़्यादा फोर्स है, इसके आधार पर हम इनको 4 सब ग्रुप में भी बांट सकते हैं, ठीक है। किसके आधार पर, इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के मैग्नीट्यूड के आधार पर, ठीक है। मैग्नीट्यूड के आधार पर हम इनको 4 सब ग्रुप में बांटते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं बेटा इलास्टोमर, ठीक है। आइए हम लोग इलास्टोमर की बात कर लेते हैं। इलास्टोमर में कह रहा है दीज आर रबर लाइक सॉलिड, ठीक है। इलास्टोमर से नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होती होगी बेटा, ठीक है। कह रहा है दीज आर द रबर लाइक, ये हमारे कैसे होते हैं बेटा, रबर लाइक होते हैं, ठीक है। रबर लाइक सॉलिड होते हैं, और इसमें कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है, इलास्टिक प्रॉपर्टी। इलास्टिक प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर मैं उसको स्ट्रेच करूं तो वो फैल जाए, लेकिन अगर उसका जो भी स्ट्रेचिंग फोर्स मैंने प्रोवाइड किया था, उस फोर्स को अगर मैं हटा लूं तो वो अपनी साइज़ को क्या कर ले, रिगेन कर ले, ठीक है बेटा। तो ये कैसे होते हैं, रबर की तरीके सॉलिड होते हैं, और इसके अंदर क्या होती है, इलास्टिक प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ये लिखा भी है, इस क्या कहते हैं, अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर इन दीज इलास्टोमेरिक पॉलीमर द पॉलीमर चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सबसे इम्पॉर्टेंट बेटा पॉइंट यही है कि जो हमारे इलास्टोमर होते हैं, इनके अंदर जो फोर्स पाया जाता है वो कैसा होता है, तो क्या बोलोगे बेटा, सबसे कमज़ोर फोर्स पाया जाता है, ठीक है। वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किस में होगा, किस में होगा बेटा, इलास्टोमर में होगा, ठीक। ये वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का फ़ायदा क्या है, ठीक है। इसका फ़ायदा ये है कि दीज बिग बाइंडिंग फोर्स परमिट द पॉलीमर टू बी स्ट्रेच, ठीक है। इनके बीच में बहुत ही वीक फोर्स पाए जाने की वजह से अगर मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ तो ये स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद इसके अंदर क्या पाई जाती है बेटा, क्रॉस लिंकिंग पाई जाती है, और क्रॉस लिंकिंग पाई जाने की वजह से ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को क्या कर लेते हैं, रिट्रैक्ट कर लेते हैं बेटा, ठीक है। आफ्टर द फोर्स इज रिलीज एज इन वल्कनाइज्ड रबर, जैसे कि हम वल्कनाइज्ड रबर में हम देख सकते हैं बेटा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि वीक फोर्स होने की वजह से जब भी हम फोर्स लगाते हैं इसके ऊपर, तब ये क्या करता है बेटा, स्ट्रेच हो जाता है, क्या हो जाता है, स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। और क्रॉस लिंकिंग की वजह से क्या बेटा, क्रॉस लिंकिंग की वजह से ये अपनी, जैसे ही फोर्स में हटाऊंगा ये क्या कर लेगा, रिट्रैक्ट कर लेगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन को, ठीक है। और ये किस में देखा गया बेटा, वल्कनाइज्ड रबर में ये प्रॉपर्टी हमने देखा। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो इलास्टोमर का जो एग्जाम्पल है वो क्या होगा, एक तो हमारा एग्जाम्पल ब्यूना एस है, और दूसरा हमारा एग्जाम्पल कौन है, ब्यूना एन है, ठीक है। तो ब्यूना एस और ब्यूना एन जो है वो हमारा क्या है बेटा, वो हमारा ब्यूना एस और ब्यूना एन जो है वो हमारा कौन है, एग्जाम्पल है किसका, इलास्टोमर का, ठीक है। इलास्टोमर समझ में आ जाना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे, फाइबर की बात करेंगे। अच्छा, इलास्टोमर को ख़त्म करने से पहले एक बार फिर से मैं आपको
ये बात ज़रूर याद दिलाऊंगा बेटा कि आप दिमाग पे इस बात को ज़रूर रखेंगे कि वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किस टाइप के पॉलीमर में पाया जाता है। तो क्या बोलोगे बेटा, इलास्टोमर। ठीक है, जो इलास्टोमर टाइप के जो पॉलीमर होते हैं या इलास्टोमर जो होते हैं उसमें कौन सा फोर्स, कैसा फोर्स पाया जाता है, वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पाया जाता है। ठीक, अब हम लोग आगे बात करेंगे, अभी सारी चीज़ें समझ में आएगी। अब बेटा हम फाइबर की बात करेंगे। फाइबर जो होते हैं, ठीक है, फाइबर नाम से ही पता चल रहा है कि इस तरीके से हमारे क्या होते होंगे। इसका मतलब अगर ये फाइबर हैं तो इसका मतलब ये हमारे कैसे होते हैं, थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड हुआ करते होंगे। ठीक है, धागा जैसा होता है। तो फाइबर आर द थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड होते हैं। और ये बात याद रखना ज़रूरी है बेटा कि इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है बेटा, हाई होती है। इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है और हाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है। ठीक है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये प्रॉपर्टी किसकी है बेटा, फाइबर की है। ठीक, दिस कैरेक्टरिस्टिक कैन बी एट्रीब्यूटेड टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बेटा यही है, मैं इसको अच्छे से हाईलाइट करना चाहूँगा। ठीक है बेटा, कि इस तरीके से अगर हमसे ये कहा जाए कि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किस टाइप के पॉलीमर में होता है, तो आप क्या बात करोगे बेटा, फाइबर में। ठीक है, जो फाइबर हमारे होते हैं, फाइबर क्या कहें, जो सब कैटेगरी होती है उसमें क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पाए जाते हैं। जैसा कि हम बात कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड बोल सकते हैं बेटा, ठीक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर सकते हैं। ठीक, तो एक पॉइंट हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इस पर थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा इस पॉइंट को कि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किस में पाए जाते हैं, फाइबर में पाए जाते हैं। ठीक है, और वीकेस्ट किस में पाए जाते हैं, याद रखना बेटा, इलास्टोमर में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होने की वजह से बेटा, ठीक है, इसमें क्या होती है बेटा, क्लोज पैकिंग होती है। ठीक है, इनके चेन के बीच में क्या हो जाती है, क्लोज पैकिंग होती है। और क्लोज पैकिंग होने की वजह से ये हमारे कैसे कैरेक्टर को इम्पार्ट करते हैं बेटा, क्रिस्टलाइन कैरेक्टर को ये क्या करते हैं, क्रिस्टलाइन नेचर दिखाते हैं बेटा। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये है कि स्ट्रॉन्ग फोर्स होने की वजह से, ठीक है, ये क्लोज पैकिंग इनके चेन के बीच में क्या कहते हैं, क्लोज पैकिंग हो जाती है। और इनका जो नेचर हो जाता है वो कैसा हो जाता है बेटा, क्रिस्टलाइन नेचर हो जाता है। ठीक, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, नायलॉन सिक्स की बात कर ली, सिक्स की बात कर लिया जाए। और टेरिलीन की अगर बात किया जाए तो दो एग्जाम्पल यहाँ पर है फिलहाल, और भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। नायलॉन सिक्स भी दे सकते हैं, नायलॉन सिक्स भी दे सकते हैं। और पॉलीएस्टर भी बात करेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, टेरिलीन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पॉलीएस्टर टेरिलीन जिसे नाम दे देते हैं। अभी हम बात करते हैं इसके आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे बेटा नायलॉन सिक्स जिसको हमने बता चुके हैं, हेक्सामेथाइलिन डाइअमीन। ठीक है बेटा, और एडिपिक एसिड के कॉम्बिनेशन से कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के द्वारा नायलॉन सिक्स का फॉर्मेशन हुआ करता था। ठीक, ये दोनों एग्जाम्पल हमारे जो हैं वो हमारे किसके एग्जाम्पल हैं बेटा, फाइबर के एग्जाम्पल हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर की बात करेंगे। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर की बात किया जाए तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर जो होते हैं ये कैसे होते हैं बेटा, लीनियर होते हैं। इसमें एक पॉइंट आएगा बेटा, ठीक है, ये हमारे कैसे होते हैं, लीनियर होते हैं, स्लाइटली ब्रांच्ड, ठीक है बेटा, लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल हुआ करते हैं। ठीक है, ये बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक एक पॉइंट को थोड़ा सा दिमाग पर रखिएगा। लीनियर होते हैं, स्लाइटली ब्रांच होंगे, तब तो बेटा आप क्या कहोगे, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। लेकिन एक साथ में बात करूँगा, लेकिन अगर हमारा क्या हो बेटा, यहीं पर अभी हम बात कर रहे थे, ठीक है, अगर मैं थर्मोसेटिंग की अगर बात कर लिया जाए तो वहाँ लीनियर ना होकर के ये क्या होगा बेटा, क्रॉस लिंक्ड होता है। और क्रॉस लिंक्ड होने के साथ साथ, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, क्रॉस लिंक्ड होने के साथ साथ ये हमारा कैसा होता है, हेवली ब्रांच्ड होता है। ठीक है, अगर मैं इसको बात करूं तो हमारा ये क्रॉस लिंक्ड होने के साथ साथ कैसा होता है बेटा, हेवली ब्रांच्ड मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, कह रहे which on heating undergo extensive cross linking in molds and again become infusible। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं फिलहाल।
आइए हम लोग पहले थर्मोप्लास्टिक की बात कर लेते हैं। कैसा था बेटा, ये लीनियर था और कैसा था, स्लाइडली ब्रांच चेन मॉलिक्यूल था, ठीक है, कैपेबल ऑफ रिपीटेडली सॉफ्टेंड ऑन हीटिंग। बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मैं इसको क्या करता हूँ बेटा, हीट करता हूँ तो ये हमारा कैसा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। अगर मैं सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग एंड हार्डनिंग ऑन कूलिंग, अगर मैं इसको कूल कर दूं, ठंडा कर दूं तो ये हार्ड हो जाता है, और अगर मैं हीट कर दूं तो ये कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इसके पास कैपेबिलिटी होती है बेटा, ठीक है, किसके पास, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। दिस पॉलीमर पोजेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमीडिएट। बस बेटा ये इसी चीज़ को हम चाहते हैं, आप इसी चीज़ को दिमाग पर बैठा लें बस, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। इंटरमीडिएट बिटवीन इलास्टोमर एंड फाइबर, ठीक है। इलास्टोमर एंड फाइबर की अगर बात किया जाए तो इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो हमारा क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है, ठीक है, किसके बीच में, इलास्टोमर के बीच में, और किसके बीच में बेटा, फाइबर के बीच में, ठीक है। इंटरमीडिएट याद रखना, इंटरमीडिएट बिटवीन इलास्टोमर एंड फाइबर, ठीक। इसके एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए तो एग्जाम्पल हमारा क्या होता है, पॉलीथीन और पॉलीस्टायरीन, और हमारा दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, पॉलीस्टायरीन की बात कर लिया जाए, और अगर हम बात करें पॉलीस्टायरीन की बात कर लिया जाए, और या पॉलीविनाइल क्लोराइड की अगर मैं बात कर लूँ तो ये हमारे एग्जाम्पल किसके होते हैं बेटा, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होते हैं, ठीक है। वैसे भी आपको पता भी होगा बेटा, ठीक है, कि अगर हम बात करें पॉलीथीन को भी देख लिया जाए या किसी भी प्लास्टिक को देखा जाए तो जब भी हम इसको गर्म करते हैं तब वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है बेटा, क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। और जब हम इसको ठंडा करते हैं तो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या होगा हमारा, पॉलीथीन एग्जाम्पल होगा, और पॉलीस्टायरीन और पीवीसी, ठीक है। 3 एग्जाम्पल याद रखना, पॉलीथीन, पॉलीस्टायरीन और क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, या पॉलीविनाइल भी दिया हुआ है, इतना काफ़ी है। आगे हम बात करने जा रहे हैं, अगर मैं बात करूं थर्मोसेटिंग पॉलीमर की बात किया जाए तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर में बेटा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दिस पॉलीमर आर क्रॉस लिंक्ड और हेवली ब्रॉन्ज्ड मॉलिक्यूल, ठीक है बेटा। ये कैसे होते हैं, क्रॉस लिंक्ड होते हैं, और कैसे होते हैं, हैवली ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। क्रॉस लिंक्ड होंगे और क्या होंगे, हैवली ब्रांच्ड मॉलिक्यूल होते हैं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा कंपेयर करूंगा, ठीक है, जो भी मैंने पहले भी किया था, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक कैसे होंगे, लीनियर होंगे, स्लाइटली ब्रांच लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन जो थर्मोसेटिंग है वो हमारे कैसे होंगे, क्रॉस लिंक्ड होंगे और हैवली ब्रांच या फिर हैवली ब्रांच मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। व्हिच ऑन हीटिंग अंडरगो एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मैं इसको क्या कर दूं बेटा, हीट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग, ये और ज़्यादा क्रॉस लिंकिंग कर लेगा इन मोल्ड, और इसको हम ढाल सकते हैं, एंड अगेन बिकम इनफ्यूजिबल, और फिर दोबारा क्या कहते हैं, कैसा हो जाएगा बेटा, अगर ठंडा कर दिया जाए तो इनफ्यूजिबल, मतलब कहने का मतलब ये इस तरीके से स्टिफ हो जाएगा, फिर दोबारा इनफ्यूजिबल हो जाएगा, ठीक है, स्टिफ हो जाएगा, ठीक है, हार्डनेस फिर दोबारा रिगेन कर लेगा, कौन, थर्मोसेटिंग पॉलीमर। बस इसमें याद करने की बात यह है कि इसमें क्रॉस लिंकिंग जो होती है, और इसमें बहुत ज़्यादा क्रॉस लिंकिंग होगी, या फिर हैवली ब्रांच बोल सकते हैं, ठीक है। दिस कैन नॉट बी रीयूज्ड, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता दोबारा, नॉट रीयूजेबल। तो नॉट रीयूजेबल की केस की अगर बात किया जाए तो हमारा कौन होगा, थर्मोसेटिंग पॉलीमर, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ बेटा तो ये हमारा एग्जाम्पल बेकेलाइट है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ठीक है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन की बात कर लिया जाए, और बेकेलाइट की अगर मैं बात करूँ तो बेकेलाइट और क्या कहते हैं, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं, बेकेलाइट और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ठीक है। इस तरीके से हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।